most important adjustment of dissolution. Now this is module illustration number 4. In this particular problem there is one adjustment number 1. One of the creditors took some of the patents whose book value was 5000 at a valuation of 3200. Balance of the creditors were paid at a discount of 400. अभी क्या है ना, पेटेंट्स और क्रेडिटर्स ये दोनों से रिलेटेड एडजस्टमेंट है. पेटेंट्स एक ही एडजस्टमेंट में दो आइटम है, पेटेंट्स एंड क्रेडिटर्स. वन ऑफ द क्रेडिटर्स, तो टोटल क्रेडिटर्स है 15700 और पेटेंट्स का टोटल है ये साइड 8000. एडजस्टमेंट में बोला है वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक सम पेटेंट्स जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 5000. सो पेटेंट्स का दो डिवीजन कर देते हैं. एक 5000 का पेटेंट एंड बैलेंस पेटेंट ऑफ 3000. ये 5000 का पेटेंट का वैल्यूएशन कितने का किया अपन ने 3200 का वैल्यूएशन किया और ये हमने क्रेडिटर्स को उनके सेटलमेंट में दे दिया. दिस इज गिवन टू क्रेडिटर्स. गिवन फॉर रुपीज 3200. ये हमने क्रेडिटर्स को दे दिया 3200 में. सो 3200 के क्रेडिटर्स को तो हमने पेटेंट्स दे दिया. अब क्रेडिटर्स कितना और बच गया 15700 का टोटल क्रेडिटर्स था. तो 15700 में से अगर 3200 निकालोगे तो बच जाता है 12500. अभी 12500 का क्रेडिटर और बचा हुआ है. ये जो 12500 का क्रेडिटर्स है इसके लिए क्या बोला है ना, बैलेंस क्रेडिटर्स वेर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 400 माइनस 400 12100. दिस इज पेड. ये पेमेंट हुआ है. पेड मीन्स कैश पेड. अच्छा, एडजस्टमेंट इधर ही खत्म नहीं हो गया. एडजस्टमेंट में पेटेंट्स के बारे में आगे बोला हुआ है. रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज. पेटेंट्स एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू. 3000 का पेटेंट्स बच गया था ना, वो रियलाइज हो गया है 60% ऑफ द फेस वैल्यू. इसका 60% निकालो 1800. दिस इज सोल्ड. Now regarding the journal entries to be fast. सेल की एंट्री अपने को मालूम है. जब भी हम लोग एसेट्स बेचते हैं तो हम लोग एंट्री पास करते हैं कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो ये जो 1800 में पेटेंट सेल किया है ना, उसकी एंट्री बन गई. उसकी एंट्री हमने बना ली कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये एक तो ये हो गया. दूसरा, क्रेडिटर्स को जब हम लोग पे करते हैं तो इसके लिए भी एंट्री क्या बन जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 12100. सो जो पेटेंट्स हमने बेचा, जो क्रेडिटर्स हमने सेटल किया, वो दोनों की तो एंट्री मैंने बना ली. अब मेन क्वेश्चन है इसका क्या करने का. अगर सपोज तुमने पेटेंट्स 5000 का पेटेंट्स 3200 में दिया, मतलब 3200 में ही बेचा होगा ना. तो अगर ये पेटेंट्स तुमने बेचा होता, सेपरेट एंट्री बना लेते.
तो एंट्री पास की होती कैश बैंक टू रियलाइजेशन, और फिर यही कैश हमने क्रेडिटर्स को दे दिया होता था। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 3200 का पेटेंट क्रेडिटर्स को दे दिया, मैं तुम लोगों को दो अलग अलग एंट्री पास करा के दे रहा हूं कि हमने ये पेटेंट्स 3200 में बेचा और 3200 रुपया क्रेडिटर्स को दे दिया। तो दूसरी एंट्री क्या बनती थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। 3200 रुपया आया, 3200 रुपया चला गया। तो तुम देखो ना, इसमें नेट एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इन शॉर्ट, व्हेन अ लायबिलिटी एंड एसेट्स आर सेटल्ड, व्हेन अ लायबिलिटी एंड एसेट्स आर सेटल्ड, नो एंट्री शुड बी पास, क्योंकि हमारा एसेट रियलाइजेशन के डेबिट में है और लायबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट में ऑलरेडी अपीयर कर रहा है। तो इसके लिए अगर एंट्री पास करोगे तो एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि अगर एंट्री पास करोगे तो सबसे सिंपल तरीका मैं यही बता सकता हूं कि पेटेंट्स हमने 3200 में बेचा, पेटेंट्स हमने 3200 में बेचा, मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं पास करके सेपरेट एंट्री बना रहा हूं, और फिर वो 3200 हमने पेमेंट में किसको दे दिया? क्रेडिटर्स को। सो एंट्री बन गई रियलाइजेशन टू कैश बैंक। तो ऐसी दो एंट्री बनाने से अच्छा है, बेटर वी विल नॉट पास एनी एंट्री, नो एंट्री। एक एंट्री बेचने के लिए, दूसरी एंट्री पेमेंट करने के लिए, ये दो एंट्री पास कर सकते हो। इट्स बेटर ऑलवेज टू डू दिस वे। या ये एंट्री को पास नहीं करके, क्योंकि एंट्री क्या बन रही है? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। सो इनफैक्ट नो इफेक्ट, नो एंट्री नो इफेक्ट। तो आई प्रिफर, मैंने तो मेरे सॉल्यूशन में एंट्री नहीं दी। सो ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एक अपनी ही लायबिलिटी के सामने अगर अपना ही एसेट सेटल हो रहा है तो नो इफेक्ट। क्या बोलने का? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट देने की जरूरत नहीं, आंसर वही रहने वाला है। तुम एंट्री पास करोगे तो भी वही रहेगा, एंट्री नहीं पास करोगे तो भी वही रहेगा, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सो लायबिलिटी सेटल्ड अगेंस्ट एसेट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? सो ये भी अपने क्विक रिवीजन में है, एंड अपने को लास्ट में बहुत यूज आता है ये सब चीज़ों का, क्योंकि छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं। ये एडजस्टमेंट अगर एग्जाम में आ जाते हैं और हम लोग ने लास्ट मोमेंट पे भी अगर ये एडजस्टमेंट देख रखा है तो एग्जाम में जाके हम लोग परफेक्ट करके आ सकते। नहीं तो कभी कभी गुफ अप कर देते, मिस्टेक कर देते हम लोग, इन एडजस्टमेंट्स को गड़बड़ कर दे, तुम्हारा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाता है। सो दिस इज डन।